नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। आज की चर्चा का टॉपिक है कि क्या राजनीति शुरू से गंदी रही है, डर्टी रही है। राजनीतिक के आलोचकों का मानना है कि राजनीति शुरू से गंदी रही है, चाहे वो राजतंत्र हो या प्रजातंत्र। राजा राम, राजा शिवी और राजा जनक जैसे त्यागी और प्रजावत्सल राजा और महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुलजारी नंदा, मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई और एपीजे कलाम जैसे ईमानदार और नेक दिल के नेता इतिहास में बहुत थोड़े से हुए हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर राजनीति सदा से गंदी रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत के पार्लियामेंट तथा प्रदेशों के विधानसभाओं में लगभग 40% सांसद और विधायक अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनके खिलाफ चोरी, डकैती, मर्डर, बलात्कार, लूटपाट तथा दंगा फैलाने के संगीन मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। यह विकृति स्थिति तब है जहाँ जनता उन्हें हर 5 साल पर मतदान द्वारा चुनती है। महान दार्शनिक सुकरात कहा करते थे कि जब तक लोग पूरी तरह शिक्षित नहीं होंगे तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो पाएगी। भारत की वर्तमान स्थिति को देखकर सुकरात का कथन शत प्रतिशत सही लगता है। भारतीय राजनीति में नैतिकता का कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। केवल किताबों में ही नैतिकता की बातें पढ़ने को मिलती हैं। दुनिया के करप्ट देशों की सूची में भारत एक है। बर्लिन स्थित एनजीओ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत की अफसरशाही में ऊपर से नीचे तक रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार है। एक से एक बढ़कर घोटाले भारत में आए दिन होते रहते हैं। सत्यम 2G घोटाला, नीरव मोदी, पीएनबी घोटाला, बोफर्स घोटाला, हर्षद मेहता, विजय माल्या बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रॉड, अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला, चारा घोटाला, सीमेंट घोटाला, तेल की स्कीम जैसे अनेकों घोटाले भारत में हो चुके हैं। भारत में जवाबदेही नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसके कारण भ्रष्टाचार और आर्थिक अव्यवस्था का आलम है। पंडित नेहरू के समय मात्र 1.5 लाख रुपए का गुप्त चंदा कानपुर के एक व्यापारी हरिदास मुद्रा द्वारा कांग्रेस पार्टी को दी गई थी और उसके बदले भारतीय जीवन बीमा निगम ने मुद्रा की निजी कंपनी में निवेश किए थे। LIC द्वारा मुद्रा की कंपनी में निवेश किए जाने के औचित्य के सवाल पर नेहरू सरकार के वित्त मंत्री टी कृष्णाचारी को त्याग पर देना पड़ा था। मगर आजकल एक से एक बढ़कर भ्रष्टाचार और घोटाले होते रहते हैं, मगर कोई भी नैतिक जवाबदेही अपने ऊपर नहीं लेता है। राजनीति में अनैतिकता का उदाहरण महाभारत से ही मिलता है। राजा दुर्योधन द्वारा अपने चचेरे पांडव बंधुओं के साथ छल, कपट, दुष्टता और बेईमानी और उनकी पत्नी द्रौपदी की चीरहरण की घटना राजनीतिक पतन को दर्शाता है। इन घटनाओं के कारण महाभारत की लड़ाई शुरू हुई थी। भारतीय इतिहास के गहन अध्ययन और विश्लेषण से पता चलता है कि सिंहासन और संप्रभुता के लिए करीबी रिश्तेदारों के साथ दुर्व्यवहार या हत्या करने वाला महाभारत की घटना कोई अकेला नहीं था। इसके बाद भी कई प्रसिद्ध भारतीय शासकों ने भी सिंहासन और साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए पिता, चाचा और भाई और भतीजे जैसे करीबी रक्त संबंधियों के साथ क्रूरता की तथा उन्हें मार डाला। आजाद शत्रु मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का दूसरा शासक था। उसने बलपूर्वक अपने पिता बिंबिसार से मगध की गद्दी छीन ली और उन्हें कारागार में डाल दिया, जहाँ दुख के कारण उनकी मौत हो गई। महापद्मनंद कथित तौर पर मगध के शुशुनाग राजवंश के अंतिम राजा महानंदिनी का नाजायज औलाद था। वह गुप्त रूप से अपने लिए मगध का सिंहासन चाहता था, इसलिए अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने सौतेले भाइयों को मार डाला जो शासन के
वास्तविक उत्तराधिकारी थे। बाद में इस नंदवंश को चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उखाड़ फेंका था और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। सम्राट अशोक बिंदुसार का तीसरा पुत्र था। इस प्रकार वह अपने पिता का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन के उत्तराधिकारी होते हैं। अपने पिता बिंदुसार के निधन के बाद उसने मगध साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए अपने भाई बहनों की हत्या करवा दी। उसी के काल में कलिंग का भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई थी। बाद में सम्राट अशोक के युद्ध त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने से उसमें काफी परिवर्तन आया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। कालिदास के देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार उसने अपने बड़े भाई रामदूत की हत्या करके और उसकी विधवा पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करके सिंहासन पर कब्जा किया था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने यह चरम कदम तब उठाया जब रामदूत ने गिर जाने पर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को एक शत्रु के हवाले करने का फैसला किया था। इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने कथित तौर पर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करवा दी थी। महाकुंभा 1433 से 1468 तक मेवाड़ के शासक थे। वह राजपूत के सिसोदिया वंश में से थे और उनके बेटे उदय सिंह ने उनकी हत्या करवा दी थी, जो बाद में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह प्रथम के नाम से मशहूर हुए। उदय सिंह को अपने कर्म का फल तब मिला जब 5 साल बाद उनके छोटे भाई रायबल ने उन्हें भी मार डाला, जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। हालांकि रायमल को भी अपने कर्मों का फल तब मिला जब उसके बेटे और उत्तराधिकारी पृथ्वीराज सिंह को उसके बहनोई ने जहर देकर मार डाला। औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का तीसरा बेटा था। जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया तो सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर उसके चारों बेटों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। 1658 में औरंगजेब ने अपनी सेना के साथ आगरा तक मार्च किया, जहां उसके पिता दारा शिकोह को उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाने के लिए योजना बना रहे थे। उत्तराधिकार युद्ध में दारा को मार दिया गया, जबकि शाहजहां को जीवन भर के लिए नजरबंद कर दिया गया। रघुनाथ राव भट्ट मराठा साम्राज्य के 10वें पेशवा नारायण राव के चाचा और शासक थे। नारायण राव प्रसिद्ध पेशवा बाजीराव के पुत्र थे। अपने नाबालिग भतीजे और पेशवा की रक्षा करने में अपने कर्तव्य के प्रति घोर विश्वासघात करते हुए नारायण राव ने अपनी पत्नी आनंदीबाई और छोटे पेशवा के अन्य संतुष्टों के सहयोग से रची गई एक साजिश के तहत 30 अगस्त 1773 को नारायण राव की बेरहमी से हत्या करवा दी थी। 1 जून 2001 को भारत के पड़ोसी देश नेपाल के राजा वीरेंद्र शाह और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या शाही पैलेस में उनके ही बेटे क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह द्वारा कर दी गई थी। दीपेंद्र शाह नशे की हालत में शाही पैलेस में प्रवेश किया और गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे शाही परिवार के सदस्यों की मौत हो गई। बाद में दीपेंद्र शाह ने खुद को गोली मार ली थी और अंत में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज तक इस दर्दनाक हत्याकांड से रहस्य का पर्दा पूरी तरह नहीं हट पाया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।